अगर इसकी करेंसी चेक करना है तो क्या इधर अर्निंग भी कम है या यूरो जितनी हो जाती है? यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। स्मूथ एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, वीजा रेशो आई थिंक दोनों का ही अच्छा है बहुत। चेक रिपब्लिक का भी बहुत अच्छा वीजा रेशो है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर और प्रायोरिटी भी दी जाती है। आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकता है, आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फुली और पार्शली वेव्ड ऑफ हो सकती है। ठीक है, और आपको देखिए थोड़ा सा मैं व्यूवर्स को ये कहता हूँ कि अगर आपको मुश्किल आ रही है प्रोसेस के अंदर तो आप ये भी तो देखें ना कि आपको इतनी ज्यादा फीस नहीं पे करनी। बिल्कुल, आपको आगे जाके बहुत सारी आसानियां मिल जाएंगी। आपको अपॉइंटमेंट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर वो कहते हैं जी हमें अगर लाइक ऑस्ट्रिया या चेक रिपब्लिक की अगर हम बात कर रहे हैं, अब स्टूडेंट अप्लाई करेगा, वो स्कॉलरशिप की इनके समझने के बेस पे अप्लाई कर रहा है। अब उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो अपना एम तोड़ के बैठ जाएगा कि नहीं मैंने जाना ही नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। 1000-1100 इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फुल टाइम जॉब करें, क्योंकि समर्स में फिर स्टूडेंट करते हैं फुल टाइम, तो वो इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। सुपर लीगलाइज्ड और वेरीफाइड हुए डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक कंट्री जिसमें आपने 5 महीने लगाने प्रोसेस करें, आप 5 महीने बाद आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़े, फिर आपका क्या? हेलो और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको वेलकम करते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया, कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कंपैरिजन में वीडियोस बनाई थी, डिफरेंट कंट्रीज़ के कंपैरिजन किए थे, जिसमें हम स्टडी रिलेटेड हमने बात की, हमने पार्ट टाइम जॉब्स के रिलेटेड बात की, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बैंक स्टेटमेंट, इस तरह के जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। जो भी स्टूडेंट जाना चाह रहा होता है उसका उस टाइम जो माइंड होता है या पहला थाट होता है एक कंट्री को लेकर या दो कंट्रीज़ को लेकर के, उसमें से उसने किस कंट्री को सिलेक्ट करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। आज इसी तरह ही एक और कंपैरिजन लेके आए। आज हम ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक की बात करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है तकरीबन एक जैसा होता है, और लीगलाइजेशन, नोटिफिकेशन हो गया, टाइम की बात की जाए, मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें चेक रिपब्लिक चूज़ करना चाहिए या ऑस्ट्रिया चूज़ करना चाहिए। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मिस्टर तला मौजूद है और मिलकर हम जो है आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं, बहुत एक सॉलिड किस्म का कंटेंट लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप्स एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कैसे हैं सर? मैं खैरियत से हूं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप किस कंट्री की साइड में? सर मैं तो खैर दोनों कंट्रीज की साइड पर हूँ, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेंजन जोन की कंट्रीज हैं। तो करंटली पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए मैं तो दोनों कंट्रीज को चूज करूंगा। कहीं पे भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। बट एज अ कंपैरिजन वीडियो जो है, मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को जो है वो चेक रिपब्लिक के अकॉर्डिंग जो है उनके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज के बारे में, क्या यहाँ पे ट्यूशन फीस रेंज करती है, प्रोसेस, पार्ट टाइम जॉब्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन तमाम प्रोसेस को मैं कवर करूंगा चेक रिपब्लिक के बैकएंड से। और आप जो है वो मतलब हमारे स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रिया के हवाले से भी गाइड करिएगा। बिल्कुल, इससे पहले भी हम काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस लेके आते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। हम ऑस्ट्रिया के ऊपर भी सेपरेट वीडियोस हमने बनाई हुई, डिफरेंट चीज़ों को लेकर, चेक रिपब्लिक पे भी बनाई है। बट क्योंकि स्टूडेंट ये जानना चाह रहे होते हैं कि उनके लिए सूटेबल कौन सा है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली हर कंट्री का अपना बेनिफिट होता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड ही होते हैं। तो स्टिल स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि हम इस कंट्री में जाएं या इस कंट्री में जाएं। दोनों एक जैसे कंट्रीज हैं, जिस तरह ये ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक है, ये दोनों साथ ही हैं, बॉर्डर्स पे दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो इस वजह से हम चाहते थे कि एक इस तरह कंपैरिजन लाए जो कि काफ़ी विजिबल ना हो। जैसे कि ऑलरेडी हमने काफ़ी कंट्रीज़ के किए हैं, वो भी थोड़े ट्रिकी थे, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट क्योंकि इनका प्रोसेस सेम है तो फिर हम चाहते थे कि इसको भी कवर कर लें। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को चेक रिपब्लिक के बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, क्योंकि चेक रिपब्लिक से रिलेटेड हमारे चैनल पर जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोडेड हुई हुई हैं। हमने उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में भी बताया हुआ है, ओवरऑल स्टडी प्रोसेस के बारे में हमने बताया हुआ है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि चेक रिपब्लिक जो है एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का कंट्री है। अच्छा, शेंजन जोन कंट्री कोई भी है, चाहे सिर्फ चेक रिपब्लिक नहीं, कोई भी शेंजन जोन का कंट्री है, उसका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको शेंजन वीजा मिलता है, और आप अदर दूसरी जो 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं एक्सक्लूडेड चेक रिपब्लिक, टोटल जो है वो 29 है, बट इसको ऐड करेंगे देन जो है वो टोटल 29 बनेगी ना। 29। तो अगर इसको रिमूव कर देंगे 28 कंट्रीज के आपके पास मोबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल, शेंजन जोन का जो है वो स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है, और उनके लिए सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि उनको जो है वो अदर 28 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मोबिलिटी वाइज देखने के लिए, विजिट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपने लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित होती है। वैसे भी आप देखें ना, ये जो चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया है, ये दोनों ही लैंडलॉक कंट्रीज है। सी नहीं है चारों तरफ, सी नहीं है, कुछ इस तरह से इशू नहीं है। मोबिलिटी वैसे ही बाय रोड आपको बहुत मिल जाती है। पोलैंड पास है, इसमें तो
अब ऑस्ट्रिया के साथ हो, इटली भी ऑस्ट्रिया है। है, स्लोवेनिया है, स्लोवेकिया है, जर्मनी है, इटली है, तो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं। आप नेबरिंग कंट्रीज भी देखें कि वो वाली कंट्रीज हैं जो कि टोटली हाईली डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल हैं। ऐसे। आप उन कंट्रीज में जाके अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन कि आप उन कंट्रीज में जाके अपने लिए सेटलमेंट के और एडजस्टमेंट के जो चांसेस हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि चेक रिपब्लिक इटसेल्फ किस तरह का कंट्री है, इसके कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज ओवरऑल इस कंट्री की क्या खूबसूरती है। जी हाँ सर, चेक रिपब्लिक जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि बॉर्डर करती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्रीज के साथ। तो स्टूडेंट को यहाँ पे मोबिलिटी वाइज बहुत ऑप्शंस मिलती हैं। सही। प्राग जो है इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। हालांकि यहाँ पर मेजोरिटी जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, यूरोपियन स्टेट की कंट्रीज होती है, वहाँ पे करेंसी जो है वो यूरो यूज होती है। बट इस कंट्री की जो अपनी ऑफिशियल करेंसी है वो चेक करोना है, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से एक चेक करोना जो है वो तकरीबन 11 या ऑलमोस्ट 12 रुपए के इक्वल है। और यहाँ की लैंग्वेज भी जो है वो अपनी ऑफिशियल है, जिसको चेकिया भी कहते हैं। अच्छा, मैं इसमें क्वेश्चन है आपसे, अगर इसकी करेंसी, क्योंकि स्टूडेंट को भी डाउट होता है, अगर इसकी करेंसी चेक करोना है तो क्या इधर अर्निंग भी कम है या यूरो जितनी हो जाती है? नहीं, बिल्कुल यूरो जितनी हो जाती है, बट ये आप ये कह लें कि हर कंट्री की जो होती है एक अपनी ऑफिशियल करेंसी होती है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की होती है, जिस तरह के स्विट्जरलैंड की जो है अपनी स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक कंट्री बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन वहां पर यूरो भी जो है एज अ डिक्लेयर्ड है वहां पर। अच्छा, वो यूज हो रहा है। बिल्कुल, वहां पर देखें ना आप, स्विस फ्रैंक जो है उनकी ऑफिशियल करेंसी है, बट वहां पर यूरो भी जो है एज अ नेशनल करेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड है। आप वहां पर वैसे यूरो भी यूज कर पूरे सकते हैं। पूरे यूरोप में आप यूरो यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। देखिए कोई भी टूरिस्ट है, फ्रांस से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसके लिए यूरो इस्तेमाल वहाँ पे करना बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो हो जाता है, पॉसिबल होता है। अभी थोड़ा सा आप ऐड करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ऑस्ट्रिया के, जिस तरह ऑस्ट्रिया में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या चेक रिपब्लिक के अंदर भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है, और उनकी कितनी तादाद है? बिल्कुल, फर्स्टली तो मैं आपको यहाँ पर पहले कंट्री की इकोनॉमी वाइज बताऊंगा ना आपको, कि कंट्री जो है वो इकोनॉमी वाइज कितना स्ट्रांग और स्टेबल है। क्योंकि देखिए, आफ्टर स्टडीज जो है वो स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो जिस कंट्री से उसने स्टडी किया वो वहीं पे अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करे। बिल्कुल। तो इस लिहाज से अगर हम चेक रिपब्लिक की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल है। यहाँ की जितनी भी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, क्योंकि टोटली यहाँ की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। बहुत सारी चीजों की जो है ये प्रोडक्शंस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें आईटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, मशीनरीज आ जाती हैं, उनके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स आ जाती हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स की आयरन और स्टील से रिलेटेड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा सर, इसके अंदर स्कोडा जो ब्रांड है गाड़ियों की, बिल्कुल बिल्कुल ये भी इसी से इस्टेब्लिश हुई इस कंट्री की है। अवास्ट एंटीवायरस आपने तो यूज़ किया होगा, बिल्कुल। वो भी यहाँ का है। तो अगेन बड़ी कंपनीज हैं जो कि आईटी में भी काम करी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम है, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल एक्सपोर्ट की बिल्कुल बात ऐसी है। काफी मतलब यानी इंटरनेशनल मतलब कंपनीज के कह लें यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह भी बने हुए हैं, तो मतलब यानी स्टूडेंट्स को जो है वो काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न भी है, जो इस तरह की कंट्रीज है ना, यहाँ पर टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा आप समझ लें सख्त नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है। या बहुत ज़्यादा टैक्सेशन नहीं नहीं होती होती है। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज, हेड ऑफिस समझ लें या हेड क्वार्टर समझ लें, वो इस तरह की कंट्रीज के अंदर होता है। हंगरी के अंदर है, रोमानिया के अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही। आप समझ लें, जिस तरह ये आपका चेकिया आपने बताया, इसके अंदर भी है। तो ये बड़ी रीज़न होती है। इससे जो स्टूडेंट है उसके लिए आप देखें ना, पर्सपेक्टिव उसका बन जाता बिल्कुल है ऐसे ही। कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिल बिल्कुल सकता है, ऐसे ही। पॉसिबिलिटी है। इसी तरह थोड़ा सा मैं ऑस्ट्रिया का ऐड करता हूँ कि ऑस्ट्रिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है, आसपास इसके काफ़ी अच्छे बड़े कंट्रीज आपको मिल जाते हैं। पोलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, इटली भी आ जाता है, जर्मनी उसके बिल्कुल साथ अटैच है, जर्मन लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। यहाँ पे एक बेनिफिट है कि यूरो करेंसी यूज़ होती है। इसके अलावा जो इसका कैपिटल है वो वियना है, वन ऑफ दी विजिटेड प्लेसेस में से एक है। प्राग जिस तरह आपने बताया तो वो सेकंड जो है सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस में से एक आता है, जो चेक रिपब्लिक के अंदर है। और इससे आप ये देखें ना, जितने टूरिस्ट आएंगे, जितने फॉरेनर्स आएंगे, वहाँ पर लैंग्वेज उस तरह से आपको मिल जाएगी, इंग्लिश बोलने वाले भी मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर आप टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म ज़्यादा जो है वो चेक रिपब्लिक में है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि चेक रिपब्लिक के अंदर 2000 कासल्स हैं, उससे भी ज़्यादा है। ऐसे ही है। पूरे यूरोप में इतने कासल्स नहीं है जितने चेक रिपब्लिक के अंदर है, और इसकी वजह से इसकी हिस्ट्री और जो है सारी चीज़ें बड़ी फेमस है और लोग आते हैं विजिट करने के लिए। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रिया के अंदर भी आपको पुराने चर्च, पुरानी इमारतें और इस तरह से जितनी आप समझ लें कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो मिल जाती हैं, लोग आते हैं विजिट करते हैं। अभी इसके अंदर जो कंपैरिजन वाला पार्ट आता है ना, वो आई थिंक आप समझ लें लैंग्वेज का आता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो बैचलर्स के प्रोग्राम है
90% आपको ऑस्ट्रिया के अंदर जर्मन में मिलते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, थोड़ी सी लिमिटेशन होती है लिमिटेशन है बैचलर्स बैचलर्स के अंदर, और अब तो उन्होंने थोड़ी सख्ती भी कर दी, बैचलर्स में आपकी परसेंटेज अच्छी होगी फिर Then आप apply कर पॉसिबिलिटीज़ सकते है। हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगर मास्टर्स की देखा जाए तो मास्टर्स के लिए बेहतर है। एग्जैक्टली ऑस्ट्रिया जो है ना, मास्टर्स के लिए उसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल स्मूथ है, एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, वीज़ा रेशो आई थिंक दोनों का ही अच्छा है बहुत। बिल्कुल चेक रिपब्लिक का भी बहुत अच्छा बिल्कुल वीज़ा ऐसे ही, रेशो। अच्छा। इन दोनों कंट्रीज़ में व्यूअर्स जो आपका प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, प्रोसेस के ऊपर हम फर्दर बात करते हैं, बट अब करेंटली बात करते हैं कि प्रोग्राम्स किस तरह के अवेलेबल हैं। तो सर क्या इसके अंदर तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बैचलर्स मास्टर्स में? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैचलर्स के लिए ऑस्ट्रिया में थोड़ा सा आप समझ लें कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, आपको सारे कोर्सेज नहीं मिलते। क्या जो चेकिया है, चेक रिपब्लिक है, इसके अंदर भी इस तरह? बिल्कुल, चेक रिपब्लिक की अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपको टॉप 1400 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जिन पे नंबर 1 पे हमारे पास आती है चार्ल्स यूनिवर्सिटी, जिसको चार्ल्स यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 2 पे आ जाती है चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसी तरह हमारे पास 3rd नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, ब्रूनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बोहेमिया। तो ये कुछ मतलब गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जहां से आप 2 से 3 साल का बैचलर्स कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह ऑस्ट्रिया में वहां पर बैचलर्स के कोर्सेज की लिमिटेशन है ना इंग्लिश प्रोग्राम्स को लेकर, चेक रिपब्लिक में इतनी नहीं है। चेक रिपब्लिक में जो है वो आपको बैचलर से रिलेटेड जो है वो बहुत इजीली जो है वो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। खैर इसमें फीस का सिर्फ बताएं थोड़ा सा। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनकी जो ट्यूशन फीस रेंज करती है वो 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो पर ईयर तक रेंज करती है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर और प्रायोरिटी भी दी जाती है। मींस ये कि उनको वहां पर बहुत सारी फुली और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं। अच्छा। उनके बेनिफिट्स तो है एज यूजुअल हर कंट्री में जिस तरह होते हैं कि आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकता है, आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फुली और पार्शली वेव्ड ऑफ हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है और मेरिट बेस्ड भी होती हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो होती है उनका क्राइटेरिया सेट होता है कि उसके लिए आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं या कह लें कि आपकी परसेंटेज और सीजीपीए है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह आपको यहाँ पर 2 टाइप्स की जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलती है। बट आई थिंक इसके अंदर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वही ज़्यादा है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कम है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। वो इटली के अंदर ही आपको मिल सकती है, यहाँ पर मुश्किल है ऑस्ट्रिया और इसके अंदर। बट ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलती है ना तो उनके भी क्राइटेरिया जो है ना वो बहुत मिनिमम है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप इजीली विन कर सकते हैं। बट अगर फीस भी देखें तो काफ़ी मुनासिब है, मुनासिब फीस है, अफोर्डेबल कंट्री है, बहुत ही बजट फ्रेंडली कंट्री है चेक रिपब्लिक जो है। यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी देखें ना कि मेन गोल ये होता है कि एक तो पाकिस्तान से मूव करना, उसके बाद यूरोप भी जाना है, और फिर इस तरह का कंट्री जिसकी फीस मुनासिब हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और आपको देखें थोड़ा सा मैं व्यूवर्स को ये कहता हूँ कि अगर आपको मुश्किल आ रही है प्रोसेस के अंदर तो आप ये भी तो देखें ना कि आपको इतनी ज़्यादा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको आगे जाके बहुत सारी आसानियां मिल जाएंगी। आपको अपॉइंटमेंट का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बिल्कुल, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत है, आपको देर से मिलती है लेकिन मिल जाती है। ठीक है, आपको कई साल वेट नहीं करना पड़ता, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाती हैं। ऐसे ही एट द सेम टाइम अगर ऑस्ट्रिया की बात की जाए 750 यूरो मास्टर्स की फ़ीस है, बैचलर्स के अंदर अगर मिल जाए आपको कोर्स तो 450 तक का भी मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा वो पर सेमेस्टर है, बट ठीक है आप पर ईयर की बात करें तो वो 1500 या 2000 के करीब ही चले जाती है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ट्यूशन फीस का अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों कंट्रीज में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ऑस्ट्रिया में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़, बट ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप वही मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की ट्राई करेंगे आपको मिल सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, उसका रुझान नहीं है। बिल्कुल, मतलब ऑलरेडी आप देखें ना 750 यूरो फीस है, अब उसमें से भी आप क्या चाहते हैं कि आपको फ्री मिल जाए, अकोमोडेशन भी मिल जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो हर कंट्री के अंदर जो उनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की होती है वो इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप रुझान देखें कि जिस तरह चाइना के अंदर 90% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, इटली में 100% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब माजरत आपकी मैं बात यहाँ पर काट रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो यहाँ पर वो कहते हैं जी हमें अगर लाइक ऑस्ट्रिया या चेक रिपब्लिक की अगर हम बात कर रहे हैं, अब स्टूडेंट अप्लाई करेगा, वो स्कॉलरशिप की इनकेस समझ लें के बेस पे अप्लाई कर रहा है, अब उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो अपना एम तोड़ के बैठ जाएगा कि नहीं मैंने जाना ही नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। हालांकि वो ये चीज कंसिडर जरूर किया करे कि वहाँ पे ट्यूशन फीस भी तो कितनी अफोर्डेबल है ना। आप कम से कम ये है कि आप ट्यूशन फीस जो है वो इजीली कर लोगे, जितनी आपकी ट्यूशन फीस है आपने वहां जाकर इजीली अपने पार्ट टाइम जॉब करके अर्निंग भी कर लेंगे। आप ये देखें कि इसके कंपैरिजन में अगर आप हंगरी उठा लें
उसकी फीस भी ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे इतनी बिल्कुल मिनिमम नहीं है। रोमानिया उठा लें, उसकी भी फीस ज़्यादा बिल्कुल है। ऐसे ही। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मुश्किल है, इंग्लिश और प्रोग्राम भी बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक लिमिटेड है, से। बिल्कुल इस तरह ही। प्राइवेट के अंदर फीस फिर ज़्यादा है। एट द सेम टाइम लिथुआनिया चले जाएँ, लिथुआनिया के अंदर भी यही फीस है, बिल्कुल 2500 3000 पर ईयर जो बिल्कुल है ऐसे ही। यूरोज़ के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही। लैटविया आ जाता है, ये मतलब ये जो जितनी कंट्रीज़ है ना, बिल्कुल इनमें ऐसे ही। कंपैरेटिवली आई थिंक ये Comparatively, बेहतर हैं दोनों बिल्कुल कंट्रीज़ ऐसे ही है, हैं, चेक और इनको रिपब्लिक चूज़ और किया जा सकता है। अभी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कंपैरिजन, क्योंकि हमारा गोल है, अब तक तो एक बराबर पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही। जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है जॉब्स का। बिल्कुल हमें ऐसे ही। जॉब्स का बताएं कि चेक रिपब्लिक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, पार्ट टाइम जॉब पे क्या आपको आवरली वेज मिल रही ठीक है, है। और फिर ऑस्ट्रिया के मैं उस तरह से बता दूंगा, ताकि व्यूअर्स को एक समझ लें कंपैरिजन का ज़्यादा क्लियर पता बिल्कुल लग ऐसे ही जाए। है, क्योंकि हर एजुकेशन वाइज देखें, एजुकेशन वाइज ठीक है, बिल्कुल। ऑस्ट्रिया के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना होगी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज है, बिल्कुल ऐसे ही। साल्जबर्ग है, ये थोड़ी सी बेहतर है बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कंपैरिजन किया जाए चेक रिपब्लिक यूनिवर्सिटी से। थोड़ा सा डिफरेंस है देखो, इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ही है। बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के लेकिन वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप उसकी बेस के ऊपर कंट्री चेंज कर चेंज लें, कर लें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये अगर 100 रैंकिंग पे है तो मतलब अगर ऑस्ट्रिया की जो भी यूनिवर्सिटी है वो 100 रैंकिंग पे है, तो चेक रिपब्लिक की 120 पे, 130 पे। तो सर ये इतना ज़्यादा आई थिंक डिफरेंस नहीं है कि आप इसकी बेस के ऊपर कंट्री चेंज कर लें। अगर ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना अगर सपोज करें उसकी रैंकिंग 100 में आ रही है, तो एट द सेम टाइम जो चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 120 पे होंगी, 130 पे बिल्कुल होंगी। ऐसे ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यानी एजुकेशन ओवरऑल हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों कंट्रीज में ज्यादा डिफरेंट नहीं ज़्यादा है। नहीं। देखिए यहाँ पे भी ट्यूशन फीस नॉर्मल है, चेक रिपब्लिक में भी, ऑस्ट्रिया में भी जो है वो अफोर्डेबल फीस है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स जो है वो हर कंट्री में ही होती है, खैर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की तो बात नहीं करेंगे, बट हर कंट्री में होती है। बट आप ये देखिए ना, स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये तो अब हमारा हो गया सारा एजुकेशन का कंपैरिजन, क्योंकि दोनों कंट्रीज में जो एजुकेशन एस्पेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो दोनों इस वक्त जो है वो इक्वल पॉइंट्स पे जा रही हैं। अच्छा, मेन यहाँ पे कंपैरिजन आता है पार्ट टाइम जॉब्स का। तो अगर मैं चेक रिपब्लिक के पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लीगली जॉब करना अलाउ होता है 20 ईयर्स पर वे। यहाँ पे वो बहुत सारे मतलब सेक्टर्स में जाकर जॉब कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंट्री इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आईटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइज्ड और मैन्युफैक्चर्ड जो है वो इनकी इकोनॉमी है। आप मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में जाके जॉब कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप सेल्स में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, आईटी सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर्स में जाके जॉब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पर आवर के हिसाब से वेज की बात करूं, जो मिनिमम पर आवर वेज आपको यहाँ पर दी जाती है वो 10 यूरो से लेके 12 यूरो तक दी जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है तो। बिल्कुल। इनकेस अगर आपको मतलब यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि चेकी है, अगर आपको नहीं आती ना, तो फिर आप इससे कम कमाएंगे। कम से मुराद क्या है कि आपको 7 और 6-7 इस तरह 7-8 यूरो के तकरीबन जो है आसपास मिलेगी। वो बट ये monthly- डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो है वो वहां पर काम कर रहे तो हैं। मंथली मतलब वो बन जाते हैं तकरीबन 700 तकरीबन 800। 700-800 जो है वो यूरो मंथली बन जाते हैं। अगर आप मतलब यानी स्किलफुल पर्सन है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं अपने स्किल से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं 1200 यूरो तक, 1300 यूरो तक। इट टोटली डिपेंड्स द काइंड ऑफ वर्क, आप क्या काम कर रहे हैं। अभी इसके अंदर जो ऑस्ट्रिया है ना, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर आपको 10 यूरो जो है वो मिनिमम वेज मिलती है। आप उसको 12-13 तक भी आपको मिल सकती है अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, और इस तरह फिर आप 1000-1100 ईजिली कर सकते कर हो, सकते हैं, ठीक है। अगर आप फुल टाइम जॉब करें, क्योंकि समर्स में फिर स्टूडेंट करते हैं फुल टाइम, तो वो इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। एवरेज सैलरी जो है वो यहाँ पे 1800 के करीब करीब होती है, बिल्कुल। और वो मिनिमम सैलरी आपकी फुल बिल्कुल, टाइम वर्कर full की, time worker। ठीक है। तो अगर आप स्किलफुल हैं, आईटी के सेक्टर के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हैं, या एनर्जी के रिलेटेड फील्ड के अंदर हैं, तो इस तरह की फील्ड के अंदर आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ऐसे आप 2000-2500 तक भी इजीली जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। प्लस क्योंकि ऑस्ट्रिया थोड़ा सा बड़ा कंट्री है, बिल्कुल इकोनॉमी ऐसे। वाइज चेक रिपब्लिक से बड़ा है। चेक As रिपब्लिक compared थोड़ी to- सी बिल्कुल ऐसे ही। कंपेरेटिवली छोटी कंट्री है, बिल्कुल। तो ऑस्ट्रिया के अंदर अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़्यादा बेहतरीन बिल्कुल ऐसे ही। इसमें नज़र आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा प्रोसेस का है। बिल्कुल प्रोसेस ऐसे के ही। अंदर आई थिंक इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। ऐसे ही। टाइम ड्यूरेशन का हो सकता है फ़र्क हो, ऑस्ट्रिया में थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल टाइम ऐसे। लगता है। अच्छा, थोड़ा दोनों सा कंट्रीज में तकरीबन जो है ना वो टाइम सिमिलर लग ही जाता है आपको यहाँ पर, जो है ना। बट ये है कि दोनों का जो प्रोसेस है वो भी तकरीबन सेम ही है। थोड़े से स्टेप्स हमारे जो है ना स्टूडेंट्स को बता देंगे क्या क्या स्टेप उन्होंने follow बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चेक रिपब्लिक के प्रोसेस की बात करूँ ना, तो फर्स्टली ये होता है कि जब स्टूडेंट जो है अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देता है, तो वहां पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये चीज स्टूडेंट को जो है वो याद रखनी चाहिए कि उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं
वो सुपर लीगलाइज्ड हो और वेरीफाइड हुए हुए डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। वहां की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपसे जो है वो सुपर लीगलाइज्ड हुए हुए डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करेंगी, अदरवाइज वो वहां पे किसी भी किस्म के आपके जो है वो सादे डॉक्यूमेंट्स कह लें या फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फेक ना भी हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल ऐसे ही है, उसको मीट करना वो जरूरी आपने होता करनी है। है। इस तो तरह ही ऑस्ट्रिया में भी उसके ऐसे लिए ही। जो फर्स्ट प्रोसेस आता है सबसे पहले स्टूडेंट्स का आता है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे चेक रिपब्लिक की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सुपर लीगलाइज करवाएं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की भी अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करूं तो वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की भी जो है वो रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं टफ रखी है, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट्स के लिए काफी बहुत कह लें कि एक मेजर पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट्स की जो है वो मतलब सेटअप करना। तो उन्होंने 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर मतलब रखे हैं जिनको सुपर लीगलाइज करा के अपने एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो करना है। सबसे पहले अगर आप इनके कह लें कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी लास्ट इंटरमीडिएट की डिग्री, लास्ट उसकी ट्रांसक्रिप्ट और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, जिनकी आपने चेक रिपब्लिक की एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है वहां से सुपर लीगलाइज करवाने हैं। अच्छा, सुपर लीगलाइजेशन की मैं बात करूं तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपने सुपर लीगलाइज करवाने हैं। पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको जो चार्ज किया जाता है वो 25 यूरो जो है, 25 आई थिंक 26 यूरोज जो है वो पर डॉक्यूमेंट की सुपर लीगलाइज के लिए चार्ज किया जाता है। इसके अलावा जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सुपर लीगलाइज हो जाते हैं, उसके बाद आपने उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेकिया लैंग्वेज में, जो कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अंदर ट्रांसलेशन करवानी होती है। अच्छा, ट्रांसलेशन के भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा जो है वो मतलब चार्जेस नहीं है, 30 यूरो जो है वो आपसे पर डॉक्यूमेंट के चार्ज लिए जाते हैं। और यही 3 आप ये चीज चेक करें कि जिन 3 डॉक्यूमेंट्स की आपने यहाँ पर सुपर लीगलाइजेशन करवाई है, सेम उन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स की आपने जो है वो वहां पर ट्रांसलेशन भी करवानी है। 3 डॉक्यूमेंट्स, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी इंटरमीडिएट की लास्ट डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। अच्छा। इसी तरह अगर आप मतलब मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी, लास्ट ट्रांसक्रिप्ट होगी और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये 3 मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपने जो है मतलब सुपर लीगलाइज करवाने हैं, उनको ट्रांसलेट करवाना है। देन आपने जो है वो वहां पर यूनिवर्सिटीज में जो है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, अपनी यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करनी है और आपने अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट स्टूडेंट को जो है ना वो जरूर हाईलाइट करके यहाँ पे रिकमेंड करके बताऊंगा। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जो मतलब कह लें कि एक्सपायरी डेट होती है ना, वो आपको 6 महीने के लिए जो है वो बना के दिया जाता है। 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अब ये जरा प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें जो है मतलब आपकी सुपर लीगलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ये तो आपको सेम डे में एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह आपके पास जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो आपका इंटरनल इवैल्यूएशन का और नोटिफिकेशन का आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं जिनको यहाँ की जो कह लें कि चेक मिनिस्ट्री यूथ जो है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन की, उन्होंने ऑथराइज यूनिवर्सिटीज को किया हुआ है कि वो विद इन एडमिशन जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो इंटरनल इवैल्यूएशन भी कर लेंगी और यहाँ पर उनकी जो है वो नोटिफिकेशन भी कर देंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि उन्होंने इंटरनल इवैल्यूएशन जो होती है वो ये चीज होती है कि उन्होंने ये चेक करना होता है कि आया जो आपने वहां पर लास्ट अपनी होम कंट्री में स्टडीज की हैं और जो आप यहाँ पे अब करना चाह रहे हैं इनकी कंट्री में, क्या वो उस कंट्री की इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो इक्विवेलेंसी चेक करते हैं। तो ये चीज होती है कि अगर वैसे तो स्टूडेंट के लिए इंतहाई आसान प्रोसेस ये है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें उस यूनिवर्सिटी में खासकर अप्लाई करें जो कि वहां से ऑथोराइज्ड हो। सही हो गया, क्योंकि ये उनके लिए आसानी का बायस होगा। वो किस तरह होगा वो भी बता। वो इस तरह होगा कि उनको मतलब कह लें कि इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए और नोटिफिकेशन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा तगो-दो नहीं करना पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। वो ये होगा कि विद इन एडमिशन प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी ही सारा काम आपका जो है ये प्रोसेस कर लेगी, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जो है वो भिजवाना नहीं पड़ेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। व्यूअर्स थोड़ा सा पॉज लेते हैं और मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं इजी वर्ड्स के अंदर। मिस्टर तला हमारे जो है ना ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी इक्विवेलेंसी होती है, ठीक है, कि आपने जो पाकिस्तान में स्टडी की है वहाँ की स्टडी इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसके लिए जो उनका इदारा है एजुकेशन का और जो भी मिनिस्ट्री है उनकी, वो उसको इवेलुएट करती है। इसके 2 प्रोसेस हैं, ऐसे ही सर। एक प्रोसेस ये है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें जो कि ऑथराइज है, वो आपकी नोटिफिकेशन अपने लिए सिर्फ कर देती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसकी नोटिफिकेशन करके इसको इक्विवेलेंसी दे रहे हैं। तो वो जो नोटिफिकेशन होती है व्यूवर्स, वो स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी के लिए ही होती है। वो अपने तौर पे उसको चेक कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर है। उससे जो एक इशू आता है वो ये आता है कि फिर आप उस सेम नोटिफिकेशन के ऊपर और किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जनरल नोटिफिकेशन करानी पड़ती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये आप बता रहे हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते, इवन कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने नोटिफिकेशन करवाई है आप उसी यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। आपको फिर जो है वो अपना सारा प्रोसेस, अगर आप अपना मतलब फैसिलिटी चेंज करना चाह रहे हैं, आपको फिर उसके लिए दोबारा से अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स की नोटिफिकेशन और इंटरनल इवैल्यूएशन करवाना। तो अगेन जो अभी मुझे समझ आ रही है मिस्टर तला की बताने से, वो ये है कि 2 इसके पाथवे हैं।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनकी मिनिस्ट्री से डायरेक्टली आप करवा सकते हैं। उसके लिए आप फिजिकल कॉपीज़ भेज दें, पराग में इनका ऑफिस है, उनकी फिजिकल कॉपीज़ भेज दें, उनको मेल कर दें, तो फिर वो आपकी नोटिफिकेशन करके आपको दे देंगे। फिर ही आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकेंगे, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बट अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है, आपको लगता है मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है इनमें ही जाना चाहता हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दें, उनको बता दें, नोटिफिकेशन वो खुद ही कर लेंगे और फिर आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। बट मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि जनरल करवा लें, ताकि अगर आपको उस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तो फिर आप ऑप्शंस में जा सकते हैं और टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं। सेम प्रोसेस जो है ऑस्ट्रिया का भी है। सबसे पहले आपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी के अंदर से VFS ग्लोबल के थ्रू, ये थोड़ा सा सिस्टम अब चेंज हो गया, VFS ग्लोबल के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवानी है, जिसके अंदर आपका बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आता है। सेम प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट की जो सनद होती है आपकी, सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, और मार्कशीट जिसको रिजल्ट कार्ड कहते हैं, ये 2 चीज़ें, और आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होता है। ये तीनों चीज़ें आप अप्लाई कर देंगे वेरिफिकेशन के लिए। 3 से 5 महीने लग सकते हैं सारे प्रोसेस को, ठीक है। 3 से 5 महीने के बाद आपकी वो क्लियरेंस हो जाती है, वो आपके पास आ जाता है, तब फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट लीगलाइजेशन भी आपके जो एडमिशन हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट अगेन लीगलाइजेशन आपको फिर भी करवानी पड़ती है। उसकी आपने सेपरेट अपॉइंटमेंट लेनी है VFS ग्लोबल के थ्रू, और फिर आप लीगलाइजेशन के लिए डालते हैं अपने तमाम प्रोसेस को। इसके अंदर एक और चीज़ है, जिस तरह पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का आपने बताया, इसके अंदर भी यही इशू आता है, एक्सपायर हो जाता है, ज़ाहिर है 5 महीने तो वहाँ लग गए, तो फिर आप लीगलाइजेशन के लिए देंगे, अगर आपको उस दिन भी नहीं मिलता या कुछ दिन बाद मिलता है, तब तक तो आपका एक्सपायर हो चुका होगा। फिर ये है कि आप नया पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के उसको जब आप लीगलाइजेशन के लिए दे रहे हैं तो पुराना आपका वेरीफाई होगा और नए को आप लीगलाइजेशन के लिए साथ देते, तो फिर एक रिकॉर्ड उनके पास बन जाएगा कि ठीक है 6 महीने पहले भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक था और अब भी रिकॉर्ड ठीक है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स का बन जाता है, फिर ही आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। इनकी यूनिवर्सिटीज़ की एक अच्छी बात है कि ये 2 आपको इनटेक्स के लिए एडमिशन दे देते हैं। अगर आप समर में जाएंगे तो आपको फॉल का इंटेक भी मिल जाएगा, और अगर फॉल में अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो समर इंटेक होगा उसका भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये आई थिंक लेंथी प्रोसेस है, 11-12 महीने तकरीबन आपको लग जाते हैं, कुछ लोगों को तो 2-2 साल भी लग जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर मतलब प्रोसेस के लेंथी होने की वजह से जो है ना वो इन कंट्रीज को जो है वो कंसीडर ही नहीं करते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। नो डाउट कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट आप ये देखें ना कि आपको ये सिर्फ ये जो 8-9 महीने जो आपके गुजरने हैं, इसके बाद के लिए आपके लिए कितनी ज्यादा आसानी है वहाँ पर। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि वीजा रेशो अच्छी है, बिल्कुल ऐसी ठीक है। आप एक कंट्री है, आप एक कंट्री जिसमें आपने 5 महीने लगाने प्रोसेस करने, आप 5 महीने बाद आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़े, फिर आपका क्या फायदा, फिर आप अगले साल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जर्मनी में भी 1 साल लग जाता है इजीली। आप और जितनी कंट्रीज हैं, अगर आपका नहीं आपको वीज़ा मिलता तो फिर अल्टीमेटली 1 साल तो फिर भी आपका ज़ाया जाता है। बट यहाँ पर इस तरह का रिस्क कम होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, बैंक स्टेटमेंट करें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैंक स्टेटमेंट है, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट का बताएं। चेक रिपब्लिक के हवाले से अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट जो है, जैसा कि ऑस्ट्रिया के हवाले से मैंने जो सुना हुआ है, वो वाली रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं है, जो कि एज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्होंने सेट की है। ऑस्ट्रिया में आई थिंक सो ऐसे ही प्रोसेस है, बट वहां पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर आपको जो है वो मतलब 1,20,000 जो है वो चेक कराना जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जिसको अगर आप यूरो में कन्वर्ट करें तो आई थिंक सो 4,500 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक की बैंक स्टेटमेंट है, जो कि पाकिस्तानी लिहाज से तकरीबन 15-16 लाख रुपए जो है वो बनती है। तो लास्ट आपको 6 मंथ्स की जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, पाकिस्तानी हिसाब से 15 से 16 लाख रुपए की। बट रिकमेंड यहाँ पर ये किया जाता है कि कोशिश करें आप 18 से 20 लाख तक की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे एम्बेसडर बहुत ज्यादा गौर करता है कि आपके मतलब वहां पे रहने के जो एक्सपेंसेस होंगे, आपके बिल्कुल आपकी जो रिमेनिंग फीस है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में, इवन कि चेक रिपब्लिक में भी ऐसा होता है कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है वो अपनी ट्यूशन फीस का इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ता है, और आपने उसकी स्लिप जो होती है, जो आपने फीस पे की होती है, वो साथ आपने अटैच करनी होती है वीजा फाइल करते हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इस चीज पे जो है ना एम्बेसडर बहुत ज्यादा गौर करता है कि क्या आपकी जो पिछली रिमेनिंग फीस रह गई है ट्यूशन फीस, क्या आप वो वहां पर रहते हुए इजीली मैनेज कर लेंगे, अपनी मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज जो है ना वो वहां पर बहुत काउंट होती है। इसी वजह से हम स्टूडेंट को यहाँ पर रिकमेंड करेंगे कि अगर आप चेक रिपब्लिक में अप्लाई करते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो कोशिश करें कि 18 से 20 लाख तक जो है ना वो मेंटेन जरूर सही है। अच्छा, इसके अंदर ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, प्लस जिस तरह आपने वीज़ा प्रोसेस की बात की, हम थोड़ा सा लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे वीज़ा प्रोसेस को। ऑस्ट्रिया के अंदर जो प्रोसेस है वो ये है बैंक स्टेटमेंट का कि अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं और आपकी एज 24 से कम है तो आपने 7,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, रफली 7,500 बनते हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो। एट द सेम टाइम अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी एज 24 से ज़्यादा है
तो फिर आपकी वो 15,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल तकरीबन बन जाती है। 14,000 कुछ है, 15,000 ही आप एक्सपेक्ट जाती करें है, बिल्कुल तो वो पाकिस्तानी 42-45 लाख रुपीस बन जाती है। बिल्कुल तो ऐसे। ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा आ जाता है मतलब बैंक प्रोसेस स्टेटमेंट करने। ऑस्ट्रिया में जो है वो काफी ज्यादा काफ़ी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा। बट अपॉर्चुनिटीज भी तो वहाँ पर उस हिसाब से रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो ये तो हमारे व्यूवर्स डिसाइड करेंगे, हमारी तो बिल्कुल ऐसे कोशिश ही ये है, है कि हम उनको एक बिल्कुल ऐसे, डिटेल बता दें जो भी ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल है, ऐसे ही है, जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस वाइज है, रिक्वायरमेंट वाइज है। उसके बाद जो स्टूडेंट है उसका बजट है, उसकी प्रोफाइल है, उसके हिसाब से वो देख लेगा बिल्कुल कि मैं ऐसे, किस कंट्री में सूटेबल ज़्यादा बिल्कुल हो ऐसे ही, जाने के लिए। तो लास्टली आई थिंक वीज़ा का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। वीज़ा का प्रोसेस ऑस्ट्रिया का थोड़ा डिफरेंट है। पहले आपने अपने आरपी के लिए रिक्वायरमेंट है इनकी, बिल्कुल ऐसे ही, आरपी के लिए अप्लाई करना है। बिल्कुल है, आरपी लेंगे फिर आप वीज़ा देन फाइल वीजा करेंगे, फाइल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आरपी ही। अप्रूवल होगा उसके बाद आप वीज़ा फाइल करेंगे। तो क्या चेक रिपब्लिक में भी ऐसा है? नहीं, चेक रिपब्लिक में खैर ऐसा नहीं है। चेक रिपब्लिक में यही है कि सिंपली जब आपने यहाँ पर जो है अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटीज में, आपको एडमिशन जो है वो मिल गया, एक्सेप्टेंस लेटर आपका मिल गया, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो गैदर कर लेना है। आप जिनमें आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, जिसको आप ऑफर लेटर भी कहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो है ऐसे एक्सेप्टेंस ऐसे लेटर, ऐसे आपने वो अटैच करना है। अगर आपने कोई इनिशियल डिपॉजिट करवाया फीस का, आपने वो रिसिप्ट अटैच करनी है। एज यूजुअल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, हेल्थ आपकी इंश्योरेंस सीएनए की वगैरह। कॉपी, बिल्कुल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो होटल बुकिंग शो करवानी है, होटल रिजर्वेशन की। आपने वहां पर जाने से पहले जो है अकोमोडेशन अपनी बुक की है या अकोमोडेशन नहीं की, आपकी जो है वो फ्लाइट रिजर्वेशन यहाँ पर आएगी। वो उसके सारी अलावा चीज़ें। एज यूजुअल आपके वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप बट जो है जो हर कंट्री के क्योंकि लिए ईजी है, जरूरी है। मतलब आपको डायरेक्टली वीज़ा ही फाइल करना बिल्कुल है, इजी, आपने आरपी डायरेक्टली के जो है नहीं, वो मतलब आरपी की फाइल तरफ कर नहीं देना है जाना। वीजा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। बिल्कुल ऐसे आई ही, थिंक दोनों कंट्रीज़ में पोटेंशियल है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस है। थोड़ा लेंथी है, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कि वो क्या किस आप करते हैं। हमारी तो कोशिश ये थी व्यूअर्स कि हम आपको डिटेल डिस्कशन इसमें दे दें, डिटेल इसके पॉइंट्स उठा लें आपके आगे, आपको पता लगे कि यार इसमें ये बेनिफिट है, इसमें नहीं है। हर बंदा अपने हिसाब से फिर बिल्कुल उसको ऐसे ही है, एडजस्ट कर लेता है। कुछ लोग जो मुझे पर्सनली नज़र आया कि बैचलर्स के लिए ऑस्ट्रिया उस तरह से सूटेबल नहीं है। बिल्कुल मास्टर्स ऐसे के ही लिए अगर जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रिया भी एक अच्छा कंट्री हो सकता है अगर आपके बिल्कुल ऐसे ही पास फंड्स इतने फंड्स हो, हैं। बिल्कुल अगर आपके ऐसे पास ही फंड्स इतने नहीं हैं, आप चेक रिपब्लिक को ट्राई कर लें। दोनों कंपैरेटिवली अच्छे कंट्रीज़ हैं, दोनों में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। और टूरिज़्म के हवाले से अगर जाना चाहते हैं, टूरिज़्म हो बिल्कुल गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर, एनर्जी, स्पेसिफिक आईटी, ये जो फील्ड्स हैं इनके लोग जो है इतने इनके जो भी स्टूडेंट हैं वो चेक रिपब्लिक को भी टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही अगर उनको ऑस्ट्रिया का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बाकी जो मैंने मतलब ओवरऑल जो कंपैरिजन किया जाए, एजुकेशन क्वालिटी जो है वो दोनों कंट्रीज की सेम है, ठीक है। ट्यूशन फीस भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल और रीजनेबल है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो जरा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ डिफरेंस आ जाता जाता है है। क्योंकि और यहाँ यूरो इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही है। ना। हाँ, यूरो और में दूसरा ज़्यादा जो यहाँ पे चेंजिंग आती है वो सिर्फ प्रोसेस के अंदर आती है। और वो प्रोसेस में किस हवाले से आती है? इस हवाले से आती है कि आपको चेक रिपब्लिक के लिए जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो जरा थोड़ी मिनिमम है। और इस तरह ऑस्ट्रिया की अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो वो खासकर बैचलर्स के लिए वो आपको जो है मतलब मिनिमम है, बट मास्टर्स के लिए आप देखें ना आपको 40 to 45 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको जो है मतलब समझ लें 50% जो है वो बैंक स्टेटमेंट 50% बैंक रिक्वायर्ड है। स्टेटमेंट का फ़र्क है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसके अंदर आई थिंक एक और पॉइंट जो मेरे नज़दीक है वो वीज़ा वाला है। जिस तरह हमने आरपी की बात बिल्कुल की ऐसे ही कि है। पहले आप आरपी करेंगे फिर आप वीज़ा का करेंगे, टाइम थोड़ा इसमें इसमें तो ज़्यादा आपने डायरेक्टली कर देना चेक डायरेक्टली रिपब्लिक वीज़ा में अप्लाई वीजा कर देते हैं। तो आई थिंक हमारी तरफ से आई थिंक काफ़ी था आज। ठीक है, मिस्टर तला ने भी काफ़ी चीज़ें हमें हाईलाइट की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अपना टाइम दिया। तो व्यूअर्स इसके बाद अब जो डिसीजन है वो तो बिल्कुल आपका है। हमारे एंड से कोशिश ये होती है कि हम आपको जो चीपेस्ट और मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है उनके बारे में बताएं एग्जैक्टली और थोड़ा बहुत जो प्रोसेस का आप समझ लें डिफरेंस है, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके सामने रखें। ऑस्ट्रिया का एक थोड़ा सा और पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है वो ये कि एक साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस इनकी आती रहती हैं। इस बिल्कुल ऐसे ही है। 2024 के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इनकी, कभी पीसीसी में डिफरेंस आ जाता है, कभी अपोस्टाइल का फ़र्क आ गया था। तो इस तरह का ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है। अब मतलब इन्होंने अपडेट्स जो है वो बहुत जल्द होती रहती जल्दी हैं। होती रहती हैं और इसलिए आप जो एक स्टूडेंट है वो फिर डिसाइड नहीं कर पाता कि अभी इन्होंने ये चेंज कर दिया, अब ये चेंज कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल ज़्यादा हो जाता बिल्कुल है। आई थिंक चेक रिपब्लिक भी अच्छी ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया भी अच्छी ऑप्शन है अपनी जगह पे। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह से जो है पर्सपेक्टिव क्या है आपका, देखते क्या है, आप सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल सिर्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो उनके लिए आई थिंक चेक रिपब्लिक ज़्यादा बेटर है कि आप जाएँ अपने स्टडी करें और वापस आ जाएँ। अफोर्डेबल कंट्री है। बिल्कुल, आप दोनों कंट्रीज में जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो देखिए ना 50 to 60% आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं तो आई थिंक सर ऑस्ट्रिया में जो है वो आपको 60 to 70% मार्क्स रिक्वायर्ड अभी होते सर हैं। इसमें ऑस्ट्रिया में आइल्स की भी रिक्वायरमेंट आना शुरू होगी।
अच्छा, हालांकि यहाँ पर चेक रिपब्लिक में ऐसा नहीं है, IELTS क्योंकि की यहाँ अलग पर एक तो फर्स्टली लिमिटेशन भी नहीं है कोर्सेज को लेके, आपको इंग्लिश वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो मिल जाते हैं जो कि आपको टोटली इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा आइल्स भी यहाँ पर ऑप्शनल है, आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते ये हैं। ऑस्ट्रिया में भी ऑप्शनल है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं रिक्वायर करी तो बिल्कुल ऐसे ही। बट अब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने ट्रेंड बना लिया बना है, लिया, आपको बिल्कुल ऐसे ही है। IELTS तो चाहिए खैर सब। मतलब अगर ट्रेंड बना भी ले तो आइल्स कौन सा कोई मुश्किल है कि हम तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भागते हैं IELTS से, कैसी बात नहीं, कर रहे हैं? लेकिन सर देखें, बात तो ये है ना कि देखें, स्टूडेंट जिन्होंने एक अपना एम बना लिया हुआ है कि हमने मतलब अब्रॉड जाके स्टडीज करनी है, हाँ। देखें वक्ती तौर पे तो जरा देखें हर काम करने से ही होता है। अब ऐसे ही। इंसान ये कहे कि मैंने करना ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर बिल्कुल ऐसे सकता। ही। इंसान को तो कोशिश करनी चाहिए ना कि मैं Obviously, करूं। language भी फिर इससे आपने सीख आपका लिया। लैंग्वेज बैरियर का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होता है, आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलता Profile को है, मिलता है। बहुत इफेक्ट होता है इस चीज से स्टूडेंट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही आप तो- आप ये देखिए ना कि जिस स्टूडेंट ने ऑस्ट्रिया जाना है, चेक रिपब्लिक जाना है, उन लैंग्वेज तो फिर भी सीखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला स्टेप ये कि आप इंग्लिश सीख लें, फिर उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट ऐसे। लैंग्वेज कम से कम ये है कि आपको वहां जाके इन केस अगर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ना भी आती हो, कम से कम आप इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज में तो कम से कम अच्छे प्रोफिशिएंट हो ना कि हाँ, आप ताकि इजीली आप बोल किसी सकें। मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल ऐसे ही में है। आप ट्राई कर सके। तो आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम किसी और कंट्री को लेकर आएँ। अगर आप चाहते हैं हम किसी कंट्री का कंपैरिजन करें तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अगर आप यूरोप के अंदर आप अफोर्डेबल ऑप्शंस चाह रहे हैं, आप सूटेबल ऑप्शंस चाह रहे हैं, तो हमारी टीम से रब्ता करें। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्री असेसमेंट हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। उससे आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपनी प्रोफाइल के बारे में, अवेलेबल प्रोग्राम्स और अवेलेबल यूनिवर्सिटी और कंट्रीज़ के बारे में भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और मजीद हमारे चैनल पर बहुत सारे जो है वो कंटेंट्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से लेके एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को जो है वो हम क्लियर करते हैं। जॉब सीकर वीजास के बारे में, वर्क परमिट्स के बारे में बात करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करते हैं, इवन कि वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी जो है हम सेपरेटली इंडिविजुअल जो है वो वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की कंटेंट्स को जो है वो पसंद करते हैं तो हमारी इन वीडियोस को जो है वो जरूर लाइक और शेयर किया करें। और फर्दर आप भी हमें सजेशंस दे सकते हैं कि हम फर्दर जो है वो किस टॉपिक पे जो है वो बात करें, किन कंट्रीज का जो है वो कंपैरिजन किया जाए और किन टॉपिक्स पे जो है वो हाईलाइट करके उन पे बात की जाए। तो आई थिंक सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। सो व्यूअर्स, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को भी जो है वो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके अलावा भी आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉर फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।